चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलयन। इसे कराऊंगा मैं वन शॉट में, एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर करा दूंगा और समझाऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स की एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको वन शॉट में हर चैप्टर कराऊंगा और सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक चैप्टर में तो मैं आपकी थ्योरी टाइप या डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन कराऊंगा और एक वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये चैप्टर है बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके न्यूमेरिकल्स भी और इसकी थ्योरी टाइप जो क्वेश्चन है वे भी, इसके जो टॉपिक हैं कुछ में भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप उसे अच्छे तरीके से समझते चलेंगे और मेरे साथ साथ करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा नहीं पढ़ना इस चैप्टर में से। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वही बोर्ड में पूछे जाते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैं करा रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना करते चलें और उसके नोट्स बनाते चलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। वन शॉट में ये चैप्टर कराऊंगा। सबसे पहले नाम है चैप्टर का विलयन। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 का ये चैप्टर है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, और थ्योरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका मैं आपको वर्णन करूंगा और अगर आपने इसकी थ्योरी को नहीं समझा तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि थ्योरी को समझना है फिर उसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स को समझना है। अगर आपने तीन चीजें समझ ली, विलयन, विले और विलायक, तो आपका आधा चैप्टर समझो कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास विलयन। तो मैं पहले से लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो। तो फिर मैं इसे समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आपने बुकों में पढ़ लिया होगा लेकिन आपके समझ नहीं आया होगा, तो मैं समझाऊंगा आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली तरीके से, जिससे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फिट बैठ सके और आप बोर्ड में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। क्या है विलयन? टॉपिक है सबसे पहला आपका क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में से समझने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। विलयन होता क्या है? विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय क्या है और विलायक क्या है ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, या तो दो विलायक होंगे या अगर अधिक है, या एक विलेय होगा या दो विलेय होंगे, एक विलायक होगा। ठीक है, ऐसा आप करके मिश्रण बना सकते हैं। मतलब इन दोनों के बिना जो विलयन की कल्पना है वो भी करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो विलयन आप इन दोनों के बिना नहीं बना सकते। है क्या ये चीजें दोनों? ये जो विलेय है, ये जो विलेय है वो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। सबसे पहली बात ये है, क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो विलायक है ये इस विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, ये कम मात्रा में होगा। विलयन जब बनाएंगे दो चीजों को मिलाएंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे, विलेय और विलायक को। ठीक है, विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो विलेय जो होगा वो आपके पास कम मात्रा में होगा। ठीक है, और जो विलायक है वो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, और ज्यादा मात्रा में होगा। और ये जो होगा ये क्या होगा? विलेय। मान लिया जैसे चीनी है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लो चीनी। ठीक है, और यहां पर मान लो जल। ठीक है, क्यों मानना हमें? ये जो होगा ये ठोस में होगा, विलेय ठोस में जैसे चीनी हो गया, और कुछ चीज भी हो सकती है। विलायक लिक्विड में होगा जैसे जल हो गया, पानी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का मिश्रण बनाते हैं, इन दोनों का घोल बनाते हैं, इन दोनों का विलयन बनाते हैं, तो आप एक चीज देखोगे कि इसमें हमें चीनी कम मात्रा में लेनी पड़ेगी और जो जल है यानी पानी है वो अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। तब जाकर इसका क्या बन पाएगा? विलयन बन पाएगा। ठीक है, तो विलयन कब बनेगा? जब ज्यादा मात्रा किसकी होगी? विलायक की होगी, और कम मात्रा चीनी की होगी यानी विलेय की होगी। ठीक है, अगर आपने मान लिया यहाँ पर 5 ग्राम अगर आपके पास चीनी है या 50 ग्राम आपके पास चीनी है और आपने मात्र 10 ग्राम ही जल लिया यानी पानी लिया है, तो आप इसका विलयन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप इसका घोल नहीं बना पाएंगे, आप इसका मिश्रण नहीं बना पाएंगे। तो मिश्रण या विलयन बनाने के लिए क्या जरूरी है कि हम जो है विलायक की मात्रा क्या लेंगे?
ज्यादा लेंगे, विलायक की मात्रा क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, किसकी, विलेय की और विलायक की। सबसे पहली बात, अगर आपके कुछ भी नहीं याद रहता और विलयन की डेफिनेशन आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को या विलेय तथा विलायक के योग को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से आप इसे समझेंगे। अगर आपको पता है कि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक के, तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे विलेय क्या है। ठीक है, या ये तो डेफिनेशन है ही, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ इसके भी हो सकते हैं, एक पदार्थ इसका हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल बात आप क्या समझे कि विलयन बनाने के लिए सबसे पहले विलेय की आवश्यकता होगी और विलायक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें दो तो या तो विलेय हो सकते हैं जैसे इसकी डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है, या सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा दो या दो से अधिक, तो अधिक की बात हो रही है। अगर दो हैं तो फिर एक क्या है, विलेय और एक है विलायक। अगर दो या दो से अधिक हैं, मतलब अधिक है दो से, तब क्या होगा, मान लिया तीन है तो हो सकता है दो विलेय हो, सॉरी विलायक हो, और हो सकता है दो विलेय हो। ठीक है, तो मात्रा उनकी कम होगी। ठीक है, तभी विलयन बन पाएगा। मान लिया अगर हम 20 ग्राम जल ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 5-5 ग्राम कोई दो चीजें यानी दो विलेय मिला सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 10 ग्राम हो जाएगा, तो आपका विलयन बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब विलेय की मात्रा बताएंगे, विलेय क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विलेय क्या है, विलेय की डेफिनेशन जो है हम इसी से बना देंगे। क्या बना देंगे, सबसे पहली बात, विलेय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसकी मात्रा क्या होती है, कम। सिंपल बात, डेफिनेशन बन जाती है इससे। विलेय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, या वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो इसकी ये होगी। दूसरी डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं कि वह पदार्थ जो विलायक में घोला जाता है, वह पदार्थ जो विलायक में घोला जाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन होगी विलेय की। अब विलायक की देखें, विलायक क्या है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन क्या हो जाती है, वह पदार्थ जो विलयन में, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें विलेय को घोला जाता है, वह पदार्थ जिसमें विलेय तो घुलता है इसमें। ठीक है, विलेय को घोलते हैं विलायक में, घोला जाता है, विलायक कहलाता है। फिर भी मैं इनकी डेफिनेशन एक बार लिखवा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं आगे जल्दी से जल्दी। चलिए अब देखते हैं हम विलेय क्या है और विलायक क्या है। इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया था, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये तीन ही चीजों पर टिका हुआ है सबसे ज्यादा, विलेय, विलायक और विलयन। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो इनका यूज, पूरी डेफिनेशन है जो आने वाली आगे जितनी भी आएंगी, आगे जितनी भी डेफिनेशन आएंगे उनमें इसका यूज है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें इनका यूज है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ये चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल्स भी और इसकी थ्योरी भी। ठीक है, तो विलेय क्या है, ठीक है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है, एक ही डेफिनेशन लिखवाई मैंने, इसे ही याद रखेंगे आप। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे चीनी है, कम मात्रा रखनी पड़ेगी और ठोस पदार्थ है क्योंकि। ठीक है, विलेय कहलाता है। ठीक है, फिर आता है विलायक। विलायक क्या है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्योंकि विलायक है, लिक्विड है, इसकी मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी तभी हम विलेय को इसमें घोल पाएंगे। ठीक है, तभी विलयन बन पाएगा। तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं इसकी अगली डेफिनेशंस जो हैं, इसके अगले जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दोस्तों, अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी आया हुआ है एक बार। ठीक है, बोर्ड में ऐसे भी आ जाता है। तो कैसे है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो आपको फिर ये लिखनी पड़ेंगी सारी विधियां। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है, वैसे तो ज्यादातर जो है या तो नॉर्मलता की डेफिनेशन, जो जितनी भी मैं कराऊंगा सबकी डेफिनेशन उनके बारे में लिखना ही आता है।
ठीक है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पूछ लेता है, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो नंबर 1 नॉर्मल था, कुछ नहीं करना है इसमें, डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखना है इसका। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, वरना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादातर इस चैप्टर में। ठीक है, तो मेन टॉपिक कौन कौन से हैं वे भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लेकिन चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता क्या है। ठीक है, नॉर्मलता है क्या, ठीक है, देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, ठीक है, मान लिया 1 लीटर क्या है, विलयन क्या है, विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है, मैंने बताया विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है। समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी विलेय, एक तो विलेय होता है और प्लस क्या होता है, विलायक होता है। अभी किसकी बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, विलयन की, सॉरी हाँ विलयन की और विलेय की, इन दोनों की बात हो रही है। देखो किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर विलयन है, कोई विलयन है, इसका मतलब क्या है, इसमें विलेय भी है और विलायक भी है। ठीक है, तभी तो विलयन है। ठीक है, 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के, घुले हुए इस पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है, ठीक है, संख्या को, ठीक है, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो विलयन की नॉर्मलता n बराबर होती है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसके, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात हो रही है, विलायक के, विलायक की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अभी इसका जो 2 फॉर्मूला है मैं लिखवाता हूँ, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अब इसका विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे तो कैसे निकलेगी, ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का ही तुल्यांकी द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है और विलेय का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो कितना है, बटे विलयन का आयतन। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो इसमें कि कौन सी चीज क्या है, तो वो समझाया जाएगी न्यूमेरिकल में, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये है, आप नोट्स बनाते चलेंगे, जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आप इसे समझते चलेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, विलयन का आयतन क्या है, ये सब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किसका क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप फॉर्मूले याद रखेंगे इनके। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, n बराबर W बटे E गुणा V गुणा 1000 मिलीलीटर में अगर आयतन है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि जहां यूज होगा इसका वहीं बताया जाएगा कि कौन सी चीज क्या है और कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी चीज क्या है, कैसे हमें पता लगेगा। तो ये चीज आपको पूरी डिटेल्स में बताई जाएगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं, हमारे पास क्या है, नंबर 2 मोलरता या ग्राम अणुकता। मोलरता को क्या बोलते हैं हम, ग्राम अणुकता भी बोलते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझेंगे इसे क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, विलयन और विलेय बता दिया था, विलायक भी बता दिया था क्या होते हैं, अब आप समझते चलेंगे सर। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब मान लिया 1 लीटर विलयन है, ठीक है, उसमें क्या है, विलेय पदार्थ भी होंगे। ठीक है, जब तो विलयन है, जब क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या है, जो मोलों की संख्या होगी कब, 1 लीटर विलयन है, ठीक है, 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने मोलों की संख्या होगी उसे उस विलयन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने मोलों की संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे हम, मोलरता कहेंगे। अब समझेंगे डेफिनेशन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की जो संख्या होगी उस विलयन की मोलरता कहते हैं या ग्राम अणुकता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, बड़े M से। तो विलयन की मोलरता जो होती है M बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के
यानी इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में V से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी क्या, जब हमें निकालनी हो मोलरता तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n बटे विलयन का आयतन पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ये कैसे निकाल लेंगे हम, ये वाला ये कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या की बात हो रही है तो विलेय का ही संबंध होगा, इससे विलायक नहीं आने का इसमें, ठीक है, कहीं भी। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इस n को निकालने के लिए, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। अगर हम इसकी फॉर्मूले को नंबरिंग में लिखना चाहें, मतलब m बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n, ये कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से w बटे m से, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, इसके जगह w बटे m लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, w बटे m, क्योंकि n बराबर होता है w बटे m, ठीक है, समझ रहे हो, बटे आयतन कितना है विलयन का V, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3, मोललता, ठीक है। मोललता क्या है, मोललता ये देखेंगे, इसमें विलायक की बात होगी। देखो 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलो, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में घुले, 1000 ग्राम विलायक में, विलायक की बात हो रही है, कितना विलायक घुला है, 1000 ग्राम विलायक है, ठीक है। क्या घुला है, पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, सिंपल सी बात है, देखो मान ले 1000 ग्राम विलायक है, ठीक है, उसमें कितने मोल घुले हैं विलेय पदार्थ के, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक जो है में घुले हुए विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या है उसे क्या बोलेंगे हम, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कुछ समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें निकालनी होगी मोललता, निकालने के लिए सबसे पहले हमें विलेय के मोल निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स में आएगा, देखते हैं आगे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है वही उसी को क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो ये इससे निकाल लेंगे हम विलेय के मोल, विलेय के मोल जितने आएंगे उसे रखेंगे हम यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को, और आपके पास निकल जाएगी मोललता। तो विलयन की मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी जो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे वो, ठीक है, बटे विलायक का द्रव्यमान, इसमें विलायक हो क्या, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है वो रखेंगे, गुणा 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, विलयन की मोललता निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, विलयन की मोललता निकल जाएगी। कुछ समझ में ना आया तो भाई कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, 4, मोल प्रभाज या मोलंश। मोल प्रभाज को मोलंश भी बोला जाता है, ठीक है, मोल प्रभाज बोलते हैं और मोलंश भी। देखेंगे क्या होता है मोल प्रभाज अथवा मोलंश, क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित है, किसी विलयन में उपस्थित कौन से दो चीज होती है, विलेय और विलायक। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मतलब विलेय या विलायक में से कोई भी एक, ठीक है, विलेय या विलायक में से कोई भी एक के मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या भी हो सकती है या विलायक के मोलों की संख्या भी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में से एक लेना है, या लिखा हुआ है, ठीक है। और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब एक में तो क्या लेंगे, सबसे स्टार्टिंग में विलेय की मोलों की संख्या लेंगे, ठीक है, या विलायक के मोलों की संख्या लेंगे, फिर उन दोनों के मोलों की संख्या लेंगे। कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय की भी मोलों की संख्या प्लस विलायक के भी मोलों की संख्या, यानी विलयन के मोलों की संख्या। क्योंकि विलयन में क्या होते हैं, विलयन में कौन कौन सी चीज होते हैं, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, या तो विलेय ले लेंगे या विलायक ले लेंगे,
के मोलों की संख्या, इन दोनों में से किसी एक के मोलों की संख्या जिसकी हमें निकालनी है, ठीक है, मोल प्रभाज जिसका हमें निकालना है, उसके मोलों की संख्या, ये विलेय का निकालना है या विलेय का निकालना है। और विलयन में उपस्थित, इसमें ये नहीं है कि ये लेना है या ये लेना है, इसमें पूरे विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित, पूरे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की जो संख्या है उनके अनुपात को क्या बोलेंगे हम, उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। उस विलयन के उस अवयव का, उस विलयन के उस अवयव का मतलब क्या है, विलेय या विलायक जो भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, उसी का मोल प्रभाज निकलेगा, या तो विलेय का या विलायक का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझने में? इसी पर आधारित है राउट का नियम, जो आगे आने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल भी इस पर बहुत ज्यादा आते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे समझने का प्रयास अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्या कहा, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक में से एक के मोलों की संख्या और टोटल में यानी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब समझेंगे हम इसे कि कैसे हम फॉर्मूले में इसे यूज करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन में, मान लिया किसी विलयन में विलेय के Na मोल है, ठीक है, विलेय के कितने मोल है, Na मोल है, और विलायक के कितने मोल है, Nb मोल है। अभी कहा ना, इसमें अवयव के मोलों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, अवयव का मतलब किसी अवयव में विलेय हो या विलायक हो। ठीक है, यदि किसी विलयन में विलेय के मोल Na हो, ठीक है, और विलायक के Nb मोल में घुले हों। ठीक है, क्या कहा कि यदि किसी विलयन में विलेय के Na मोल, विलेय के जो Na मोल है मैं क्या किस में घुले हों, विलायक के Nb मोल में घुले हों। ठीक है, इसमें तो घुलेंगे मैम, ठीक है, किसमें घुलेंगे, इसमें घुलेंगे, ये, ठीक है, में घुले हों, तो कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, बताओ कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि विलयन जो है वो कौन सी चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो विलेय के कितने हैं, Na, और विलायक के कितने हैं, Nb, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या, यानी टोटल विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या है, उसमें दोनों चीजें आ गई, विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया। ठीक है, विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया, क्योंकि विलेय के Na है और विलायक के Nb है, तो दोनों का जब योग कर देंगे तो विलयन के जो मोलों की संख्या है वो आ जाएगी, यानी टोटल आ जाएगी। ठीक है, ये भाई A जो और B है ये सब्स्टिट्यूट में है, नीचे प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए हैं, जिससे हम अलग अलग एक दूसरे को रख सकें। ठीक है, अब आते हैं विलेय का मोल प्रभाज। जो विलेय का मोल प्रभाज अथवा मोल अंश होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x से बराबर। अब देखो इसने क्या कहा फॉर्मूले में, सॉरी डेफिनेशन में देखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, तो हम लेते हैं, अभी हम किसका निकाल रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो हम विलेय का लेते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज यानी क्या कहा इसने, किसी अवयव विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय ले रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, Na लिख दिया, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी है, Na प्लस Nb, तो बटे Na प्लस Nb, तो के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। उस विलयन के उस अवयव का मतलब विलेय की बात कर रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज है अनुपात। अनुपात किसा बोलते हैं, मान लिया अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है Na बटे Na प्लस Nb, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, Na अनुपात है, किसका अनुपात है ये, Na प्लस Nb का, इसे क्या बोलेंगे हम कि ये अनुपात है। ठीक है, जब भी कोई चीज बटे में लिखी हुई होती है तो वो उस चीज का अनुपात होती है, उन दोनों का अनुपात होती है। ठीक है, इन दोनों का ये अनुपात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे, और फिर मैं इसे कराने के बाद विलायक का मोल प्रभाज भी कराऊंगा। अब यहाँ देखो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, यही देख लेते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, क्या हो जाएगा, XB बराबर, दिख रहा है ना नीचे क्लियर, हाँ दिख रहा है, क्या हो जाएगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की बात कर रहे हैं, विलायक की। ठीक है, विलायक का जो मोल है वे कितने हैं, Nb, तो ऊपर क्या आएगा, Nb, और नीचे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी है, Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb, तो ये हो गया आपके पास विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है जो आपके माइंड में होगा कि Na कैसे निकाल लेंगे और Nb कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, Na और Nb कैसे निकाल लेंगे, मतलब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाल लेंगे और विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो
इसे निकालने के लिए, मोल प्रभाज्य को निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो इनका भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ, बड़ा सिंपल सा। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे निकालते हैं हम विलेय के मोल और विलायक के मोल, ठीक है। विलेय के मोल निकालने के लिए फॉर्मूला है Na बराबर क्या, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। जब विलेय के मोल निकालेंगे तो सिर्फ विलेय की बात करेंगे, ठीक है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। दोनों देख रखता है और न्यूमेरिकल जब निकालते हैं हम, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे विलेय के मोल यानी Na का मान, और Na का मान फिर हम उस फॉर्मूले में रख देंगे Na बटे Na प्लस Nb में, ठीक है। और Nb कैसे निकाल लेंगे, विलायक के मोल, विलायक के मोल कैसे निकाल लेंगे, Nb बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, में 4 जो विधियां हैं वे हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आए हैं हेनरी का नियम करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे प्रैक्टिकली तरीके से भी समझाऊंगा कि क्या होता है हेनरी का नियम। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता, ठीक है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब सिंपल सी बात समझेंगे, स्थिर ताप पर का मतलब है कि ताप में कोई चेंज ना किया जाए। अगर मान लिया, अगर क्या कर देते हैं हम, टेम्परेचर में ज्यादा कर देते हैं टेम्परेचर को या कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तभी ये नियम लागू होगा, ठीक है। वरना अगर हम टेम्परेचर में यानी ताप हम परिवर्तन कर रहे हैं तब ये नियम लागू नहीं होगा, यानी तब ये नियम काम नहीं करेगा। तो इसलिए हेनरी ने सबसे पहले लाइन क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता, किसी गैस की दरों में विलेयता, किसी गैस को, ठीक है, दरों में घोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात समझेंगे, वैसे प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली तरीके से। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ लिक्विड और विलेयता मतलब गैस की घोलने की बात हो रही है। विलेयता कहते हैं, विलेय मतलब इसमें घुला हुआ है, दरों किसमें घुल रहा है, गैस में, ठीक है। तो वो किसके अनुक्रम समानुपाती होती है, आंशिक दाब के, जितनी दाब लगेगी वो भी समझाऊंगा कैसे। पहले एक एग्जांपल समझेंगे नॉर्मल सा, वैसे ही इंशाल्लाह, ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से समझने के लिए समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई पानी है, ठीक है, ये कोई पानी है, चल है पानी है, ठीक है, नॉर्मल वाटर। अब देखते हैं, अब मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इतने बड़े बड़े क्या डाल देते हैं, थर्माकोल के टुकड़े। समझने की कोशिश करेंगे हेनरी ने क्या नियम दिया, ठीक है, हेनरी के नियम को समझेंगे, ठीक है। हमें इसमें क्या डाल देते हैं, थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। जब हम थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो टुकड़े हैं इस पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, सिंपल सी बात, इस पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। और अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें और इसे पिस्टन लगाकर इस पर क्या दें, दाब दें, क्या दें, दाब दें, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दाब दें। तो क्या होगा, तो हम दाब लगाएंगे और उतना जितनी हम दाब लगाएंगे उतना ही ये क्या होंगे, पानी में घुलेंगे, यानी विलेयता इनकी बढ़ेगी पानी में। घुलने का मतलब ये डूबेंगे, ठीक है, डूबने से समझेंगे सिंपल भाषा में। क्योंकि जितना हम दाब यहाँ से इन पर लगाएंगे नीचे की साइड, उतना ही ये थर्माकोल के टुकड़े नीचे धसेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति नहीं है कि ये जल में विलय हो जाए, क्योंकि वैसे ही हल्के हैं बहुत, ऐसे ही गैस का काम है, ठीक है। तो ऐसे ही गैस बाहर निकल जाएगी जब तक दाब नहीं लगाई जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या समझेंगे, हेनरी ने क्या कहने का प्रयास किया। अब मान लेते हैं ये दाब हमने इधर से लगाई नीचे की तरफ, तो जितनी दाब लगाई उतने ही ये जल में विलय हुए। तो इसने क्या कहा, स्थिर ताप पर। अगर हम ताप को यहाँ पर कम ज्यादा कर देंगे तब नहीं ये नियम लागू होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ आग जला दी इसके साथ तो ये बाहर निकल जाएगी, पिस्टन भी काम नहीं करेगा, तो फिर यहाँ दाब ज्यादा मात्रा में लगानी पड़ेगी, ठीक है, उसे रोकने के लिए, ठीक। तो इसलिए इसने कहा स्थिर ताप पर किसी गैस की, अभी ये भूल जाओ कि गैस है, किसी गैस की दरों में विलेयता, किसी गैस की जो दरों में विलेयता होगी वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब कहने का क्या है कि जितनी दाब हमने यहाँ पर लगाई उतनी ही विलेयता होगी, उतना ही विलय होगा, उतना ही डूबेगा ये थर्माकोल, ठीक है। अभी थर्माकोल की बात करें फिर गैस की बात करेंगे, उतना ही डूबेगा, क्योंकि आसानी से समझ पाओगे आप इस नियम को, उतना ही डूबेगा ये।
जितनी हम दाब लगाएंगे। तो ये जो दाब है, ये जो विलेयता है, ये किसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होगी इस दाब के। क्यों? क्योंकि जितनी हमने दाब इधर से लगाई उतना ही ये नीचे इसमें आया। ठीक है, तो जितनी दाब उतनी विलेयता, जितनी दाब उतनी विलेयता, यानी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। समझ गए? यही हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता जो होगी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। आंशिक दाब के जो दाब हमने लगाया, लेकिन अभी हम गैस की बात नहीं कर रहे थे, अब हम गैस की बात करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब सिंपल बात मानेंगे, ये गैस है, ठीक है, ये दूसरा पात्र है कि कोई द्रव है, पानी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उसमें हमें क्या करना है, गैस होती है, जब जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो वो सूंद ऐसी आवाज करके बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? वो इसलिए निकल जाती है क्योंकि उसकी दाब हट जाती है। जो दाब हमने लगाई थी, उसे फोर्स करके जो दाब लगाई थी, वो जैसे ही हमने ढक्कन खोला वो उसके सहारे से बाहर निकल गई। ठीक है, तो जब दाब हो जाती है खत्म, जब दाब हट जाती है तो इसका उसमें से जो विले है हुई थी, वो जबरदस्ती हमने भर रखी थी यानी मिला रखी थी जो उस लिक्विड में, वो बाहर आ जाती है। तो कहने का मतलब दाब हटी तो विलेयता भी गैस की गई। तब कब तक थी वो? जब तक हमने दाब लगा रखी थी उस पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो गैस की विलेयता है, गैस की दरों में जो विलेयता है, वो किस पर निर्भर करती है? उसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है, कितना हमने दाब लगाया। तो जितना दाब लगाएंगे उतनी ही मात्रा में वो घुलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, मान लिया यहाँ कोई ये जली, मान लो सिंपल भाषा में जली है। ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये है, और यहाँ पर हमने गैस भरी। ठीक है, वैसा बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तरीके से, हमने गैस भरी यहाँ पर, तो क्या होगा, गैस को हम इसमें घोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गैस छोड़ दी तो क्या ऐसे ही घुल पाएगी? नहीं। हमने क्या करा, पिस्टन लगा के इसे रोक दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसमें गैस छोड़ेंगे तो ये जो गैस है इसके टुकड़े यहाँ पर रहेंगे, मतलब अणु कह लें, कुछ भी कह लें, छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर टकराते रहेंगे क्योंकि में घुलेंगे नहीं। घुलेंगे कब में? जैसे ही हम पिस्टन पे दाब देंगे, ऐसे ये दाब लगाएंगे, ठीक है, तभी तो ये अंदर घुलेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो जितनी दाब लगाएंगे उतने घुलेंगे, सिंपल सी बात। अब देखेंगे, अब पढ़ के देखेंगे, स्थिर ताप पर, ताप से के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता, किसी गैस की, ये गैस है, इसकी दरों में विलेयता, ये द्रव है, द्रव किसे बोलते हैं? लिक्विड यानी जल मान लेते हैं सिंपल भाषा में। विलेयता जो होगी, विलेयता मतलब घुलना, विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये जो दाब लगाया इसके समानुपाती या बराबर होगी। समझ रहे मेरी बात? इसके बराबर या समानुपाती होगी जितना हमने दाब लगाया, क्योंकि जितना दाब लगाएंगे उतनी ही वो घुलेगी। समझ में आया? तो यही क्या है, हेनरी का नियम है। अगर कुछ समझ में ना आया हो हेनरी के नियम में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं फिर अगले नियम की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला जो नियम है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, राउट का नियम। इसे समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा इसे। ठीक है, इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए, लगभग हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका नियम। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन दर्शाता है कमी को। ठीक है, और उन्नयन दर्शाता है उसकी बढ़ोतरी को। मान लिया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, यानी वाष्प दाब में कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, विलेय मैंने बताया था, विलयन भी बताया था, क्या होता है विलेय भी बताया था, विलेय के अणुओं की संख्या। ये जो है राउट का नियम, या आपके मोल प्रभाज की जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, जो डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, वही कहने का प्रयास कर रहा है, बस थोड़ा फॉर्मूले में बदलाव है, वो भी दिखाऊंगा क्या बदलाव है और क्यों है बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प दाब की जिक्र हुआ, वाष्प दाब का जिक्र हुआ, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की बात की गई। ठीक है, इसे बताऊंगा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तब इसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, विलयन में, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन है। ठीक है, यानी वाष्प दाब में कमी वाला विलयन है। उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, विलेय आपको पता है, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, यही मोल प्रभाज में था। विलेय, उसमें क्या था, विलेय या विलायक में से कोई एक, इसमें क्या है विलेय, ओनली विलेय। ठीक है, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, अणुओं या मोले की बात है, की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित, उसमें क्या था विलेय या विलायक में से कोई एक, इसमें विलेय है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या, उसमें भी क्या था
विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, एक ही बात है, मोलो या अणु संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। वही मोल प्रभाज वाली डेफिनेशन। अंतर क्या है, सिर्फ उसमें किसी अवयव था, कोई अवयव, किसी भी अवयव, या अवयव का मतलब विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, लेकिन इसमें विलेय है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन में क्या यूज किया गया है, विलेय ही यूज किया गया है। तो आई समझ में बात। तो यही क्या है, राउट का नियम है। आप समझेंगे सब, ठीक है, बिल्कुल मोल प्रभाज से मिलता जुलता है। अब देखते हैं आगे से। अब देखेंगे, यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n है, अवाष्पशील विलेय, विलेय की बात हो रही है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या की बात हो रही है, तथा विलायक के मोलों की संख्या n है। विलायक के जो मोलों की संख्या वो कितनी है, n है, ठीक है। उसमें क्या मानना था हमने, बताओ, उसमें क्या मानना था, Na और Nb मानना था, ठीक है। इसमें n मान लिया खाली और n मान लिया कैपिटल, ठीक है, क्लियर। तो विलेय का मोल अंश क्या होगा, विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होगा, x विलेय, ठीक है। वहां x से मानना था, उसके अकॉर्डिंग ये तो कोई डिफरेंस नहीं है, x विलेय बराबर होगा जो विलेय के मोलों की संख्या है वो लिख दिया, बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब उसमें दोनों चीजें आएंगी, विलेय भी आएगा और विलायक भी आएगा। अगर आपने मोल प्रभाज अच्छे से समझाओ तो आपके लिए ये जो नियम है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो n बटे n प्लस n, क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया हो कुछ भी चीज, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला कैसा आएगा वो भी बता देता हूँ, क्यों लिया गया वो फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ तक बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए दोस्तों, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। राउट का नियम ने जो दिया, राउटर ने दिया P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n बटे n प्लस n बराबर x विलेय। ये तो आपको पता ही है कि ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो पता ही है, x विलेय किसके बराबर n बटे n प्लस n, क्योंकि हमने ये मान्य राउट न मान्य समझो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये P0, PS और P0 ये क्या है, तो P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब समझने की कोशिश करेंगे, वाष्प दाब का यहाँ जिक्र हुआ था, मैंने कहा था बताऊंगा इसे, ठीक है, जब फॉर्मूला लिखूंगा। ये है क्या चीज, तो P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक किसे बोलेंगे, जब तक उसमें विलेय नहीं मिलाया गया, ठीक है। विलायक मैंने बताया था, विलयन दो प्रकार से बनता है, विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। अब विलायक है, विलायक की बात हो रही है, विलायक का मतलब शुद्ध विलायक है, इसमें एक भी परसेंट की त्रुटि नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया गया है, ठीक है, शुद्ध विलायक है एकदम सिंपल, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब देखा गया तो P0 है, मतलब प्रदर्शित कर रहा है राउट साहब, ठीक है, P0 है। और PS अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील इन्होंने विलेय मिला दिया, जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया, ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब, ठीक है। लेकिन जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया इन्होंने, तब क्या होगा, वाष्प दाब में कमी होगी, सीधी सी बात है, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। जब कोई चीज अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाएगा किसी विलायक में, तो उसमें विलयन बन जाएगा और विलयन बनेगा तो उसमें क्या होगा, वाष्प दाब में उसकी कमी होगी, ठीक है, क्योंकि अकेला शुद्ध विलायक है, वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा वाष्प दाब दे सकता है, ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब की बार इसमें क्या नहीं लिखा, ना तो विलेय लिखा ना विलायक लिखा, इसमें क्या लिखा, विलयन, क्योंकि विलेय मिलते ही ये क्या बन जाता है, विलयन, ठीक है। तो PS बराबर क्या है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। और अब देखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन क्या है, वाष्प दाब का कमी। अब पहले बात देखो, जब शुद्ध विलायक था तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ज्यादा होगा, तो इसे मैंने प्रदर्शित करा P0 से, ठीक है, P0 लिखा। लेकिन उसके बाद हमने मिला दिया इसमें विलेय, जब विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। और जब अवनमन कैसे निकलेगा कि कितनी कमी हुई, कि पहले वाले में से जब ज्यादा था वाष्प दाब, उसमें से बाद वाला घटा दिया, यानी P0 में से PS हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ जाता है हमारे पास, वाष्प दाब में अवनमन, यानी वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, ठीक है। आशा है ये समझे आ गया होगा आपके। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपके पास, क्वथनांक का उन्नयन। इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन आ जाता है, उन्नयन शब्द, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी बढ़ना, किसी चीज में बढ़ना, ठीक है, किसी चीज का बढ़ना, यानी क्वथनांक का उन्नयन है तो इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर अवनमन होता तो कमी होती, ठीक है। अभी देखें, किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने से, ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय को जब हम विलायक में घोल लेंगे तो क्या होगा,
वो उसके वाष्प दाब में तो होती है कमी, उसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। अगर हम किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में घोलेंगे तो उसके वाष्प दाब में होती है कमी, यानी अवनमन होगा, ठीक है। वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन। लेकिन अगर हम किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोल लेंगे तो उसके विलयन के जो विलायक है उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि, और ये वृद्धि क्या कहलाएगी, आपकी क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगी, ठीक है। तो किसी अवाष्पशील विलय को, विलय और विलायक आपको पता है क्या होते हैं, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से, विलायक में घोल दिया हमने, तो उसके विलायक के क्वथनांक में, उसके जो विलायक है उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वथनांक में हुई वृद्धि को, जो वृद्धि होगी उसे क्या बोलेंगे हम, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पर डेफिनेशन भी आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं। और लास्ट में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। इसे डेल टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बी है जो ये सब्स्टिट्यूट में है, नीचे है, ठीक है। अब डेल टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक कितना है, उसमें से क्या घटा देंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे हम, ठीक है। तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक जब हम घटा देंगे तो क्या होगा, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोल लेंगे तो क्या होगा, मान लिया ये विलयन है भाई, विलायक नहीं विलयन, ठीक है, विलयन। क्योंकि जब हम किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलेंगे तो विलायक में घुलते ही वो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है, विलय या विलायक नहीं रहता, ठीक है। विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, मान लिया विलयन का क्वथनांक ये है, तो जो वृद्धि किसमें हुई, पहले तो शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया, यानी तो क्या बन गया, वो विलयन। तो विलयन इसमें कम था, इसका क्वथनांक उसके बाद बढ़ गया, तो बढ़ा यानी विलयन में बढ़ा। जब विलयन बन गया तभी तो क्वथनांक बढ़ा, विलय मिलाने के बाद विलायक में, ठीक है। तो विलयन में से, विलयन का जो क्वथनांक है उसमें से क्या घटा देंगे हम, शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, ठीक है। फॉर्मूला तो है इसका ये। दूसरा फॉर्मूला इसका है डेल टीबी बराबर 1000 गुणा केबी गुणा छोटा डब्ल्यू बटे एम गुणा बड़ा डब्ल्यू। इसे याद रखेंगे, और ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप, ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में आपके यूज होंगे, ठीक है। मैं कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा A to Z, बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज गुणा भाग करके आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, अब केबी बराबर क्या है, केबी क्या है, केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है, और एम है विलय का मोलर द्रव्यमान। एक ट्रिक और देखेंगे, जहां भी छोटे चीजें हैं, छोटा एम है, छोटा डब्ल्यू है, ये किससे संबंधित है, विलय से, क्योंकि विलय जो है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो इसलिए इन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक छोटी चीज ली जाती है, ठीक है। छोटा एम है तो विलय का मोलर द्रव्यमान, बड़ा एम है तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का क्या होगा, विलायक का, अगर बड़ा एम होता, ठीक है। छोटा डब्ल्यू है तो विलय का द्रव्यमान, और अगर बड़ा डब्ल्यू है तो विलायक का द्रव्यमान। तो समझ में आया, जो विलायक जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है यानी बड़ा होता है, तो इसलिए बड़ा डब्ल्यू, ठीक है। विलय कम मात्रा में होता है तो इसलिए छोटा डब्ल्यू, ठीक है। तो छोटी चीजें ली गई है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है देखेंगे। जब किसी द्रव्य विलायक में, जब किसी द्रव्य विलायक में, ठीक है, विलायक बता दिया था पहले क्या हो, कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है, ठीक है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, इसे डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होगा, जब किसी द्रव विलायक में, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। जब अवाष्पशील विलय डाल दिया, विलय क्या हो, ठोस, अवाष्पशील जिसमें से वाष्प ना आती हो, ठीक है, ऐसी ठोस डाल देंगे हम उसमें, किसमें, विलायक में, यानी द्रव होता है विलायक, उसमें कोई ऐसी ठोस डाल देंगे, यानी ऐसा अवाष्पशील विलय मिला देंगे जिसमें वाष्प नहीं बनती हो, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वाष्प दाब में कमी होगी, उसके वाष्प दाब में कमी होगी। तो ये लिखा, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में तो कमी होगी, साथ में हिमांक में भी कमी होगी, कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जहां भी अवनमन होगा, अवनमन प्रदर्शित करेगा किसको, कमी को, और उन्नयन प्रदर्शित करेगा वृद्धि को,
ठीक है, जहां भी उन्नयन होगा, उन्नयन आएगा लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि वृद्धि हो रही किसी चीज में, और जहां अवनमन होगा यानी कमी हो रही है। ठीक है, हिमांक का अवनमन यानी हिमांक में कमी। तो क्या है डेफिनेशन कि जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोई विलायक है, द्रव विलायक है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी जा जो वाष्प नहीं देती, ठीक है, जिससे वाष्प नहीं मिलती, अवाष्पशील विलय मिला दिया गया, तो क्या होगा? उसके वाष्प दाब में कमी आएगी। ठीक है, जब उसके वाष्प दाब में कमी होगी तो क्या होगा? उसके साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी होगी। और जब हिमांक में जो ये हिमांक वाली कमी है, इसे बोलेंगे हम हिमांक में हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टीएफ, ये एफ जो है सब्स्टिट्यूट में होता है, से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवनमन डेल टीएफ बराबर होता है शुद्ध विलायक का वाष्प हिमांक, किसका? शुद्ध विलायक का हिमांक। मान ले जब विलायक शुद्ध था, जब उसका वाष्प दाब हिमांक कितना था, क्योंकि बाद में मिलाया ना हमने विलय, तो बाद में विलयन बनाओ, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिला दिया हमने। जब तक उसमें विलयन तब तक नहीं बनाता हो जब तक हमने उसमें अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया था। उसके मिलाते ही, विलय के मिलाते ही ये क्या बन गया? विलयन बन गया। तो शुद्ध विलायक का हिमांक देखेंगे सबसे पहले हम। जब तक इसमें अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया था तब कितना इसका हिमांक था, और उसके बाद जब हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया उसके बाद उसका हिमांक कितना रहा। तो पहले वाले में से बाद वाला माइनस कर देंगे, तो ये जो है हिमांक में अवनमन आ जाएगा कि कितनी की कमी हुई। मान लिया स्टार्टिंग में जब विलायक था तो उसका हिमांक अधिक था, जैसे हमने उसका वाष्प दाब मिलाया तो उसमें कमी आई होगी। ठीक है, मान लिया ये 20 था, तो उसके बाद कितना रह गया? जैसे हमने अवाष्पशील विलय डाला तो कितना रह गया? हिमांक 10 रह गया। तो 20 में से 10 जब हम घटा देंगे तो किसकी कमी आ जाएगी? हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में कितनी कमी हुई? 10 की कमी हुई। 20 माइनस 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेल टीएफ बराबर 1000 गुणा केएफ गुणा छोटा डब्लू बटे एम गुणा बड़ा डब्लू। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो छोटा डब्लू क्या है? विलयन में विलय का द्रव्यमान है। जहां भी छोटी चीज होगी वो विलय के द्रव्यमान को दर्शाएगी, यानी विलय से संबंधित जो टर्म्स हैं उन्हें दर्शाएगी। तो छोटा डब्लू विलयन में विलय का द्रव्यमान है, और छोटा एम भी विलय का मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, और के एफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक है, और बड़ा डब्लू क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए इसकी डेफिनेशन, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको वन शॉट लाऊंगा न्यूमेरिकल का भी, उसमें आपको आसानी से करा दूंगा सभी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इसे देखेंगे हम क्या होता है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, किसी विलायक का क्या है? 1000 ग्राम। किसी विलायक का 1000 ग्राम, कोई विलायक किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम मोल घोलने पर, विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोल लें, 1 मोल घोलने पर 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, पिछला टॉपिक ही था। हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में जो अवनमन होता है यानी जो कमी होती है, वह उस विलयन का, उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ कहलाता है। ठीक है, क्या कर देंगे? किसी विलायक के, विलायक नहीं विलयन का, इसका विलयन का, जब इसमें विलय पदार्थ मिल गया यानी विद्युत अपघट्य मिला दिया हमने, तब ये विलायक नहीं रहा, ये क्या बन जाता है? विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। ठीक है, तो क्या किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम मोल घोलने पर, ठीक है, 1000 ग्राम में कितने मोल घोलने हैं? 1 ग्राम मोल घोल दिए। जब 1 ग्राम है, जो कम मात्रा में है ये विलय है, जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है। सिंपल सी बात है, इसमें खुला लिखा हुआ है। विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके हिमांक में क्या होगा? कमी आएगी, जो अवनमन होगा। ठीक है, कमी, अवनमन में ना कमी, हिमांक में जो अवनमन होगा यानी जो कमी आएगी वह क्या होगा? वह उस विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ कहलाता है।
किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युतन अपघट्य के 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf कहलाता है। Kf बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में यूज होगा। Kf बराबर m गुना डेल TF गुना बड़ा W बटे 1000 गुना छोटा W, जहां छोटा m क्या है, विलय का अणुभार है, छोटा W क्या है, विलय का भार यानी द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, भार भी, और बड़ा W विलायक का भार या द्रव्यमान है, ठीक है, डेल TF हिमांक का अवनमन है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये क्या होती है समझाऊंगा इसे प्रैक्टिकली तरीके से। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब समझने का प्रयास करेंगे होती क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है, ये ऐसी होती है, मान लिया इस टाइप का ये झिल्ली है, इसे बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है। मान लिया अगर कोई पात्र है, उसमें हमने रखी हुई है, ये कोई पात्र है, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, ठीक, ये कोई हमने झिल्ली लगा दी, ये कोई पात्र है, ठीक है, इसके एक साइड क्या है, विलायक भरा हुआ है और एक साइड विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये तो है विलयन, इस साइड क्या है विलयन, और ये क्या है हमारे पास विलायक, या शुद्ध विलायक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम है कि जो विलायक के अणु हैं ये इसमें से खुद ब खुद, जैसे ही हम ये लगा देते हैं, इसमें से खुद ब खुद ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो विलायक के अणु हैं वे इस साइड भागने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इस साइड, ये विलयन वाले क्यों नहीं होते, क्योंकि विलयन गाढ़ा होता है। ठीक है, क्यों होता है विलयन गाढ़ा, क्योंकि विलयन में विलायक भी मिला हुआ है और विलय भी मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन जो विलायक है वो उसमें कुछ नहीं है, वो शुद्ध विलायक है, यानी वो पानी है, लिक्विड है, तो पतला है। सांद्रता क्या है इसकी, कम है सांद्रता, क्योंकि ये कम गाढ़ा है। ठीक है, जिसकी सांद्रता अधिक वो ज्यादा गाढ़ा, जिसकी सांद्रता कम वो कम गाढ़ा। ठीक है, तो इसकी सांद्रता किस टाइम क्या है, कम है, तो ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागेगा। तो ज्यादा कम, मान लिया यहाँ पर पतला है तो पतले से किधर भागेगा, गाढ़े की तरफ भागेगा। ठीक है, जो ज्यादा गाढ़ा होगा, सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। तो इसका काम क्या है, जो विलायक के अणु हैं ये तो ट्रांसफर कर देती है ये, लेकिन जो विलय के अणु हैं उन्हें इधर ट्रांसफर नहीं होने देती, इधर नहीं आने देती। ठीक है, ये काम है अर्धपारगम्य झिल्ली का, वही हमने लिखा है यहाँ। और आगे जब हम विसरण और पराषण दाब पढ़ाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली का रोल क्या है। ठीक है, तो वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है, विलायक के अणुओं को तो निकल जाने देगी लेकिन परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, और कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, विसरण। क्या है विसरण, विसरण वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर, विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं एक, वैसे ही एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई पात्र है, इसमें कोई पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो इस टाइम क्या है, इसका सांद्रण सब जगह बराबर है। ठीक है, सांद्रण मतलब गाढ़ा पतला सब जगह एक जैसा है। ठीक है, कहीं गाढ़ा नहीं है कहीं पतला नहीं है, सब जगह इसकी सांद्रता एक ही जैसी है, यानी इसका सांद्रण एक ही जैसा है। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम इसमें इंक डाल देते हैं, इंक कोई सी भी इंक, ये मार्कर में डलती है, ये इंक डाल दो, कोई सी भी इंक इसमें डाल दी, मान लिया हमने 20-30 बूंदे डाल दी। ठीक है, एक जगह, तो क्या स्टार्टिंग में इसका जो सांद्रण है सब जगह बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक,
मान लिया यहाँ हमने बूंदे डाल ली, तो इन्हें फैलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और हो सकता है ना भी जाए साइडों तक। ये धीरे 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 ऐसे ऐसे फैलती चली जाएंगी और कुछ टाइम बाद ये सारे में फैलती रहेंगी। ठीक है, तो सांद्रण विसरण क्या है कि विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के अणु, विलेय के अणु है, ये क्या है, विलेय तो है, ये इंक क्या है, विलेय, ये विलायक है पानी। समझ रहे बात, ये समझने का प्रयास करेंगे, क्यों मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा विलयन, विलेय और विलायक पर डिपेंड है। अगर आपने इन्हें अच्छे तरीके से समझ लिया तीनों को, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे, क्योंकि आपको पता होगा क्या एम का मान है छोटे, क्या बड़े एम का मान है, क्या छोटे डब्ल्यू का मान है, क्या बड़े डब्ल्यू का मान है, और यहाँ भी आपको ये सब पता होगा। ठीक है, तो विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के अणु, क्योंकि विलेय के अणु है और क्योंकि विलेय के अणु उसमें डल गए तो ये क्या बन गया, विलयन। विलेय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। तो जब सांद्रण बराबर हो जाएगा, या हम एक काम कर दें, कोई डंडा लिया सिंपल भाषा में और इसे गोल दिया, ठीक है, तो ये इंक सारी जगह फैल जाएगी और ये क्या बन जाएगी, स्थिति, एक जैसी स्थिति बन जाएगी और ये इंक ऐसी दिखेगी, बराबर सांद्रण में दिखेगी, यानी इसकी सांद्रता जो होगी वो सब जगह लगभग बराबर होगी। तो जब बराबर हो जाएगी तो वह क्रिया क्या हो जाएगी, विसरण। यह क्रिया क्या कहलाएगी, विसरण कहलाएगी। ठीक है, यही हमने बताया है, विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है परासरण। समझेंगे इसे प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा, पहले से डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, फिर से समझते हैं क्या है परासरण। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता किसकी, जो कम गाढ़ा, ठीक है, जो पतला है मतलब, के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे अभी उदाहरण के तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं, यहां समझेंगे। ये मान लेते हैं कोई दो पात्र हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ये कोई दो पात्र हैं और इनमें क्या लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, दोनों तरफ, ये भी ये भी। ठीक है, चित्र भले ही थोड़ा बहुत अच्छा बुरा बन जाए, लेकिन एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करेंगे कैसा होता है। यहां तक समझ लिया ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अब देखते हैं हम, यहां पर मान लेते हैं ये ऐसा है, इस टाइप का, इसमें ये विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक, और इस साइड आपका भरा हुआ है विलयन, ये विलयन है। ठीक है भाई, ये है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा, अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर डेफिनेशन आपके लिए चुटकियों का खेल है लिखना। ठीक है, अब ये क्या है, विलयन, ये क्या है, विलय। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपको पता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है भाई, चलो अब समझते हैं इसे, है क्या है प्रोसेस। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। समझने का प्रयास करेंगे होता क्या है। हम मान लेते हैं ये शुद्ध विलायक है, ठीक है, इसमें शुद्ध विलायक है, ये क्या है, इसमें विलयन है, और हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी बीच में इन दोनों के,
ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या है कि विलायक के अणुओं को तो जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती, ठीक है। तो जब हमने शुद्ध विलायक रखा इस साइड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली क्योंकि लगी हुई है तो ये क्या काम करेगा, ये जो शुद्ध विलायक है धीरे धीरे इसमें से प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कंडीशन कुछ टाइम बाद ऐसा दिखेगी, ठीक है। ये शुद्ध विलायक खाली हो जाएगा इधर, और जो ये विलायक है वो किधर चला जाएगा, विलयन वाली साइड चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी इधर विलन भी होगा और विलायक भी आ जाएगा, ये वाला इधर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सांद्रता कितनी है, शुद्ध विलायक है चूंकि है, इसकी सांद्रता कैसी है, कम सांद्रता है। कैसी सांद्रता है, कम सांद्रता, क्योंकि ये कम गाढ़ा है, पतला है, ठीक है। इसकी सांद्रता ज्यादा, इसकी सांद्रता ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रवाहित हुआ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर या ज्यादा सांद्रता की ओर, क्योंकि विलयन है ज्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें विलय भी मिला हुआ है, और ये कम गाढ़ा है, ये कम पतला है क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, यानी ये पानी है, सिंपल तरीके से मान सकते हैं। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्राकृतिक प्रवाह है, प्राकृतिक क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, नेचुरल है। जैसे ही हमने शुद्ध विलायक लिया एक साइड विलयन लिया और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक ही जो शुद्ध विलायक है वो विलयन की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यूज हुआ प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल है। तो क्या हुआ डेफिनेशन, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह हुआ, बहा इसमें को, ठीक है, बहा ये, तो क्या हुआ, ये स्थिति आ गई। प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। ये जो क्रिया है सारी की सारी, ये जो क्रिया है इन दोनों को मिलाकर क्या होती है, ये प्राशन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, प्राशन कहलाती है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पहले दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, प्राशन दाब, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्या होती है प्राशन दाब, पहले देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली तरीके से आपको इसे समझाता हूँ क्या होता है प्राशन दाब, ठीक है। प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए प्राशन के विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब प्राशन दाब कहलाता है, ठीक। समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। ठीक है, ये दो पात्र हैं कोई, इनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर लगा रहा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप सही करेंगे बिल्कुल अगर आप दिखाना चाहते हैं, वरना डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा, लेकिन आप दिखाएंगे ऐसा करके तो आप ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर। तो मान लेते हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और ये हमारे पास कोई विलयन है शुद्ध, सॉरी विलायक है, और ये विलयन है। ये क्या है हमारे पास, विलयन है, ये क्या है, विलायक है या शुद्ध विलायक है, ठीक है, क्लियर। अभी क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे इसे, ठीक। अभी ये क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलयन है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करें, देखते हैं भाई क्या कहा, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए पराशरण के विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब। अब पराशरण की क्रिया किस साइड चल रही है समझने का प्रयास करेंगे। पराशरण है क्या, पराशरण विलायक है, विलायक से जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, विलायक कहाँ जा रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर जा रहा है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ट्रांसफर कर रहा है।
ठीक है, ये क्रिया कैसे चल रही है, ऐसा कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये क्रिया ऐसे चल रही है और कुछ टाइम बाद ये सारा विलय खत्म हो जाएगा और ये सारा का सारा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये परासरण की क्रिया चल रही है, इसे क्या बोलते हैं, परासरण। तो ये परासरण की क्रिया चल रही है। अगर हमने इस क्रिया को रोक दिया, अगर हमने इस क्रिया को रोक दिया, क्या लगा के, दाब लगा के, मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई वेट रख देते हैं या कोई पिस्टन लगा देते हैं और फोर्स दे देते हैं, दाब दे देते हैं, प्रेशर दे देते हैं, तो क्या होगा, ये रुक जाएगा यहीं कहीं, ये परासरण यहीं का यहीं रुक जाएगा। तो परासरण किस साइड हो रहा था, किस साइड हो रहा था परासरण, ऊपर की साइड चल रहा था ना ऐसा, और दाब किस साइड लगाया, नीचे की साइड, क्लियर, विपरीत दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में दाब लगाया। ये जो दाब हमने लगाया, इस दाब को हम बोलेंगे परासरण दाब। समझने का प्रयास करेंगे, एक बार और डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा अच्छे तरीके से, देखेंगे। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, अब परासरण चल रहा था, ये परासरण चल रहा है, ये ऊपर की साइड, इसी तो परासरण बोल लेंगे हम। इसकी क्रिया को रोक दिया, ये दाब लगा के, ये दाब लगा के हमने इसकी क्रिया को रोक दिया। ठीक है, परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण इस साइड चल रहा था, दाब किस साइड लगा, इस साइड, यानी उल्टी साइड, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब, विलयन ही तो है, इस पर जो दाब आरोपित किया हमने, दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है इसे समझने का, आशा है बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान m बराबर होता है W गुणा S गुणा T बटे P। ठीक है, ये याद रखेंगे बस आप संबंध। अब आते हैं परासरण प्रतिलोम परासरण पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम में उल्टा, यानी परासरण का उल्टा। ठीक है, वो होता है प्रतिलोम परासरण। अब देखते हैं क्या होता है प्रतिलोम परासरण, इसे भी प्रैक्टिकली तरीके से मैं बॉक्स बनाकर समझाऊंगा। विलयक के अणुओं का अधिक सांद्रता के विलयन से, अभी अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक से कम की तरफ, लेकिन रूल क्या है, कम से अधिक की तरफ जाना। वो क्या होता है, प्राकृतिक प्रभाव, इसका मतलब है जबरदस्ती किया जा रहा है। ठीक है, के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह, प्राकृतिक नहीं लगाएंगे अब इसमें, प्रवाह, हाँ सॉरी प्रवाह ही है ना, प्रवाह, प्राकृतिक नहीं है, प्रवाह, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। अब देखते हैं, ठीक है, क्लियर दिखेगा ना नीचे, देखते हैं। अब देखते हैं, मान लिया हमारे पास ये दो कोई पात्र है, ये आपको पता ही है, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपको पता है विलायक है, ये आपको पता है विलयन है। ठीक है भाई, ऐसे ही इधर ये आपको पता है अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपको पता है विलयन है, ये आपको पता है विलायक है। ठीक है, ठीक है भाई। अब नियम क्या है कि इस साइड के बाद ये क्या चल रहा है, परासरण, ये क्रिया क्या है, परासरण, क्योंकि कम सांद्रता से, ये कम सांद्रता है इसकी, क्या है, कम सांद्रता। ठीक है, ये क्या है, अधिक सांद्रता। क्लियर है भाई, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चल रहा था। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दें, ऐसा ना करके ये कैसा दिखे, ठीक है, मान लिया ये क्या है, विलायक, और ये है विलयन। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ऐसा दिखे, अगर कैसा दिखेगा, अगर हमने ये रोक दिया, चलिए देखते हैं। अब ये कैसा दिखेगा, मान लिया ये तो है परासरण, लेकिन अगर हमने क्या कर दिया कि इसे जबरदस्ती इतना फोर्स लगा दिया, यहाँ पर इतनी दाब लगा दी हमने कि नीचे जो विलायक में
सॉरी जो विलयन में जो विलायक के अणु थे में ट्रांसफर होने लगे इधर की साइड विलायक की तरफ। उल्टा चल गया ना, पहले क्या था, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता था, लेकिन अब अधिक सांद्रता से कम की ओर हो रहा। हमने जबरदस्ती कर रहे, ठीक है, हमने इतना दाब लगा दिया यहाँ पर, इतना दाब लगा दिया कि ये जो क्रिया है ये सीधी ना होकर उल्टी चलने लगी। ठीक है, तो ये जो विलायक, क्योंकि ये विलयन है, इसमें विलयन में क्या होगा, विलायक भी होगा, विलेय भी होगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि ये विलायक के अणुओं को तो ट्रांसफर होने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती। तो विलेय के अणु तो इसी में रह जाएंगे, लेकिन इसमें से छट के, मतलब निकल के जो विलायक के अणु हैं में इधर की तरफ अपने विलायक में जाते रहेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता तो कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। तो ये अधिक से किसकी तरफ जा रहे हैं, कम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो परासरण है ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोम परासरण कहलाएगा। तो विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह प्रतिलोम परासरण कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। अब इस चैप्टर का मैं वन शॉट लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें मैं आपको सभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ए बी सी डी सब बताऊंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।